गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड जय हिंद। मैं शशांक आपके लिए लेकर आया हूँ 13 जुलाई के द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस एंड डाउन टू अर्थ के करंट अफेयर्स। सो आई होप कि आप लोग अपने घर पे रिवीजन कर रहे होंगे और आप लोग अपने टॉपिक वाइज नोट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई वेलकम यू ऑल टू आर यूट्यूब चैनल विच इज़ स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज है 13 जुलाई। देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा आता है regarding your GS paper 2 which is your geography। ठीक है, देखते हैं टॉपिक क्या है। एंथ्रोपोसीन एपॉक, व्हाट इट मीन्स। हम सबसे पहले देखेंगे कि एंथ्रोपोसीन क्या होता है और ये एपॉक वर्ड क्या होता है। सबसे पहले जिसने इस वर्ड को कॉइन किया था वो थे नोबेल प्राइज विनर जिनका नाम था पॉल क्रुट्जेन। ठीक है, सो पॉल क्रुट्जेन वाज द पर्सन who won the Nobel Prize and he won the Nobel Prize in biology. Clear? So in the year 2000 he won this Nobel Prize और इन्होंने ही ये इपॉक का जिक्र किया था। नाउ मैं अगर बात करूं ग्लोबल वार्मिंग की, सी लेवल राइज की, ओशियन लेवल राइज की, ओशियन एसिडिफिकेशन की बात मैं अगर करूं, मास स्केल सॉइल इरोजन की बात मैं करूं, ठीक है। सो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को यहाँ पे डेट्रीमेंट कर रही हैं, मतलब कि यहाँ पे खराब कर रही हैं। ठीक है, सो हम ये न्यूज़ क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हाल ही में जो क्रैफोर्ड लेक है इन कनाडा, ओंटारियो, यहाँ पे देखा गया है कुछ एविडेंस ऑफ द एंथ्रोपोसीन एपॉक। जो एंथ्रोपोसीन का जो एरा था पहले का, उसके कुछ कुछ यहाँ पे जो साइंस हैं या यहाँ पे जो चीजें हैं वो पाई गई हैं। क्लियर? देखते हैं आगे। मैं अगर बात करूं ये एंथ्रोपोसीन होता क्या है बेसिकली। ये एक तरह का जियोलॉजिकल टाइम है। मतलब कि जैसे कि अर्थ का भी टाइम होता है, अर्थ का भी एक फेज होता है। बेसिकली अर्थ के फेज होते हैं हेडियन जो कि सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट माना जाता है, फिर आता है आर्कियन, फिर आता है प्रोटीजोइक, फिर आता है फैंड्रोजोइक। ठीक है, प्रोटोजोइक एंड फैंड्रोजोइक। ये चार स्टेजेस हैं अर्थ के। अभी जो हम फेज में चल रहे हैं दैट इज योर फैंड्रोजोइक विच इज द यंगेस्ट फेज ऑफ द अर्थ। क्लियर? ठीक है, नाउ इट सबडिवाइड्स जो है, it subdivides all time into units of abstract time called in the descending order of eons। eons क्या है? जो बाइफर्केशन हुआ है ना टाइम का, उसको हम लोग eons बोलते हैं। और एक eon कम से कम 1 बिलियन ईयर्स का होता है। क्लियर? eon बोलते हैं या एरास बोलते हैं या पीरियड्स बोलते हैं, एपॉक्स बोलते हैं एंड एजेस बोलते हैं। ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। क्लियर? मैं अगर बात करूं ऑफिशियली, वी आर इन द फैंड्रोजोइक विच इज द यंगेस्ट फेज ऑफ द अर्थ। ठीक है, और इसको हम लोग मेघालयन एज भी कहते हैं, मेघालयन एज। ठीक है, तो ये दो तीन नाम आपको याद होने चाहिए कि क्या क्या नाम है। आई होप इट्स क्लियर। आगे देखते हैं। The tenures of directors of the Central Bureau of Investigation and the Enforcement Directorate, ये हमारी न्यूज आ रही है। ठीक है, देखते हैं। अभी जो एपेक्स कोर्ट है, विच इज द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उन्होंने 2021 में यहां पे कुछ कहा था, वो देखते हैं। टॉप कोर्ट ऑर्डर्ड क्या कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक्सटेंशन ऑफ टेन्योर, जो टेन्योर है उस टेन्योर की एक्सटेंशन की बात की जा रही है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं ये लगता है कि यहाँ पे इन दो फील्ड्स के जो भी डायरेक्टर्स हैं, जो कि हाई प्रोफाइल पे यहाँ पे लोग हैं, उनको एक्सटेंशन की जरूरत है। नाउ गिवन टू द ईडी चीफ
who is Sanjay Kumar Mishra in 2021 and 2022. ठीक है, अब देखा जा रहा है कि ये जो एक्सटेंशन है विच इज द एक्सटेंशन ऑफ द ईडी, ये कहा गया है कि ये इलीगल है एक तरह से। ठीक है, आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट्स ऑफ जजमेंट इन सितंबर 2021 जो कि स्पेसिफाई कर रहा है issued a mandamus that no further extension be granted to as any person by the apex court। ठीक है, सो एपेक्स कोर्ट इस चीज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। सो हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि एपेक्स कोर्ट ने अभी अभी ये चीज कही है कि यहां पे एक्सटेंशन होना इलीगल है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस चीज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर भी कर सकता है एज पर लॉ। क्लियर? नाउ सेंटर की बात की जाए अगर, तो सेंटर ने क्या कहा है? So government has said that amendments to the Central Vigilance Commission Act, which is your CVC Act, और Delhi Special Police Establishment Act, जिसके तहत CBI भी इसमें आई है, ठीक है, इन दोनों एक्ट्स ने एम्पावर किया है CBI एंड ED के चीफ्स को, उनको मैक्सिमम टोटल टेन्योर 5 years का दिया जाए। So the total tenure of ED and CBI is at least of 5 years, ये कह रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। नाउ सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है इसमें? While Supreme Court found no flaws with amendments, meaning center's powers to extend tenure of ED director और CBI chief is invalid, और ये चीज नोट की गई है कि they cannot be used to defend the extension in this instance। ठीक है, सो एक तरफ अगर सेंटर यहां पे एक्सटेंशन की बात कर रहा है, सो दूसरी तरफ यहां पे जो कोर्ट है उस चीज को यहां पे रोकने की बात कर रहा है। नाउ और देखते हैं क्लैरिटी में क्या क्या चीजें हैं। सो यहां पे एक हाई लेवल कमेटी का बैठक यहां पे की जाती है जो कि 5 member पैनल होती है, यहां पे कंपोज्ड ऑफ CVC एंड VCs। ठीक है, और ये दोनों जो बॉडीज हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एंड विजिलेंस कमिश्नर्स, इन दोनों के रिकमेंडेशन से ईडी डायरेक्टर को यहां पे एक्सटेंशन देना है कि नहीं देना है, वो चीज डिसाइड की जाती है बाय व्हाट, बाय द हाई लेवल कमिटी। क्लियर? नाउ इन केस ऑफ सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टर, a high level committee of honorable prime minister, opposition leader and honorable chief justice of India had to recommend। ठीक है, सो यहां पे अगर मैं ईडी की बात करूं, सो ईडी में क्या क्या थे? ईडी में थे सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एंड विजिलेंस कमिश्नर्स। इन दोनों की मीटिंग, इन दोनों का जो हाई लेवल कमिटी होता है, ठीक है, उसके तहत यहां पे जो एक्सटेंशन दिया जाए ईडी को या ना दिया जाए वो चूज होता है, वो यहां पे डिसाइड होता है। बट इफ यू टॉक अबाउट द CBI डायरेक्टर, सो यहां पे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड ऑपोजिशन लीडर ऑफ द लोकसभा यहां पे आते हैं एंड दे डिसाइड वेदर टू गिव द एक्सटेंशन टू दिस CBI और नॉट। ठीक है, नाउ ये जो कमिटीज है ना गाइस, ये रिक्वायर्ड है टू रिकॉर्ड रीजंस इन राइटिंग इन सपोर्ट ऑफ देयर रिकमेंडेशन। यहां पे जो भी मीटिंग होती है उन लोगों को ऑन पेपर यहां पे लिख के दिया जाता है कि हाँ इतने इतने ईयर की यहां पे एक्सटेंशन दी गई है। क्लियर? आगे देखते हैं, टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज व्हाट इज मॉरल अटॉनमेंट। मॉरल अटॉनमेंट क्या है? देखिए, टॉपिक में जाने से पहले लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। जैसे कि मान लेते हैं कि आप हैं और आपका एक कोई भी दोस्त है, आप अपने दोस्त के यहाँ अगर जाते हैं और अगर गलती से आप कोई भी उनके घर का फ्लावर वास हो गया या कोई भी सामान हो गया वो तोड़ देते हैं बाय मिस्टेक, सो आपके अंदर क्या वो गिल्ट होगा ना कि मैंने कुछ गलत काम किया अपने दोस्त के साथ। ठीक है, सो वो चीज यहां पे क्या कहलाती है? दैट इज योर मॉरल अटॉनमेंट, कि हमने कोई जानबूझ के ना कोई काम किया हो
और उसके तहत यहां पे गलती हो गई हो, ठीक है। सो ये चीज क्या दिखाती है, ये दिखाती है मॉरल अटॉनमेंट टुवर्ड्स अ पर्सन। वही यहां पे न्यूज है, दिस विल बी टर्म्ड इन योर जीएस पेपर 4 विच इज एथिक्स। ये आपका एथिक्स में आ जाएगा, एथिक्स में आ जाएगा, प्लस जीएस पेपर 3, नहीं 3 में तो नहीं आएगा, जीएस पेपर 1 में आ जाएगा विच इज एंशिएंट इंडिया। कैसे देखते हैं अभी। सो टू डिस्कस द इश्यू ऑफ colonial era artifacts and the need for the moral atonement alongside financial reparations। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि हमारे जितने भी आर्टिफैक्ट्स हैं, जितने भी हमारे मास्टर पीसेस हैं, चाहे वो ब्रॉन्ज के हो गए, गोल्ड के हो गए, ठीक है, इवन कोहिनूर हीरा भी हो गया, ठीक है। सो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी इंडिया की बिलोंगिंग्स हैं। सो कोई भी कंट्री अगर इलीगली उस चीज को लेता है, जो कि बहुत पहले से चला आ रहा है, सो इट बिकम्स द ऑब्लिगेशन ऑफ द कंट्री टू गिव those things back to the country which is of origin। मतलब कि मान लेते हैं कि कोई X सामान है, वो X सामान किसी कंट्री B के पास है और वो बहुत टाइम से चला आ रहा है, इट इज कमिंग सिंस द कॉलोनियल एरा। अब कॉलोनियल एरा से वो चीज चली आ रही है, सो इट बिकम्स द मॉरल ऑब्लिगेशन एंड इट बिकम्स द मॉरल अटॉनमेंट ऑफ द कंट्री बी टू रिटर्न बैक दिस एक्स प्रोडक्ट बैक टू द कंट्री ए। ठीक है, ये यहां पे इसका मतलब होता है। अब देखते हैं, इट इज जस्ट द टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वंस मॉरल रॉन्ग डूइंग्स और हार्मफुल एक्शंस एंड सीकिंग व्हाट, सीकिंग टू मेक अमेंडमेंट्स और सीकिंग फॉरगिवनेस। ठीक है, जैसे कि रिसेंट एग्जांपल मैं दूं आप लोगों को, सो अभी हाल ही में एग्जांपल है नेदरलैंड्स का। यहां पे क्या हुआ है, नेदरलैंड्स विल रिटर्न hundreds of colonial era artifacts including a Bejweld ceremonial cannon to Sri Lanka government। ठीक है, so Netherlands which is a European nation, वो यहां पे जो भी artifacts हैं it will return back to the country of origin which is Sri Lanka over here। Clear? आगे देखते हैं। Also, British and German museums returned the so-called Benin bronzes stolen from Nigeria during a large scale during 1897 British military expedition। So, ये सब 18s और 19s की बात हो रही है, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट उस समय अपने वहां पे कॉलोनियल फेज में थी। सो उस टाइम पे जो भी उन्होंने आर्टिफैक्ट्स वहां से लिया था, उनको लौटाने की बात की जा रही है। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टिल हियर। टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज योर क्वी लैंग्वेज। क्वी लैंग्वेज क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका जीएस पेपर 1 में आ जाएगा विच इज एंशिएंट इंडिया। ठीक है, नाउ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा, जो ओडिशा की जो राज्य सरकार है, उन्होंने अप्रूव किया है एक रिकमेंडेशन को टू इंक्लूड द क्वी लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल, 8वीं सूची में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब क्वी लैंग्वेज क्या है देखिएगा, जो क्वी लैंग्वेज है ये एक वर्नाकुलर लैंग्वेज है ऑफ ट्राइबल पीपल इन ओडिशा। पहली चीज, जो क्वी लैंग्वेज है इट बिलोंग्स टू ओडिशा एंड इट इज अ वर्नाकुलर लैंग्वेज ऑफ द ट्राइबल पीपल। क्लियर? नेक्स्ट, ये इट ऑल्सो रेफर टू एज कांद, खोंदी, कन्नड़ा, कोदू एंड क्विंगा। सो ये सारे नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कोई लैंग्वेज ना देके आपको दे देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर और इज फ्रॉम द ओडिशा स्टेट। सो खोंदी, कोडू,
क्विंगा। सो ये 5 चीजें हैं जो आप लोग को लर्न होनी चाहिए। क्या क्या है? कांद, खोंदी, कंडा, कोडू एंड क्विंगा, ठीक है, और कुई। सो ये 6 यहाँ पे लैंग्वेजेस हैं। इन सबका मतलब एक ही होता है, बट यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट नाम दिया गया है, ठीक है। नाउ अगर बात करूं कुई लैंग्वेज की या फिर कोडू लैंग्वेज की, जो कि बात एक ही है, इट इज अ साउथ ईस्टर्न द्रविडियन लैंग्वेज। मतलब कि ये द्रविडियन एरा से चला आ रहा है और ये बहुत ज्यादा बोला जाता है बाय दी कंधाज और कोन्स। जो ये कोन्स और कंधाज, जो ये ट्राइब यहाँ पे हैं, मेजॉरिटी ये यहाँ पे ट्राइब्स इस लैंग्वेज को बोलती हैं। सो अ क्विक क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, विच ऑफ द ट्राइब्स और विच ऑफ द ट्राइब speak mostly the Kui language in the Odisha region? So it is Kons and Kandhas. Clear? Now अगर मैं स्क्रिप्ट की बात करूं, so यहां पे उड़िया स्क्रिप्ट का यूज होता है, विच इज दी बाय द लैंग्वेज ऑफ उड़िया, ठीक है। नाउ द इंक्लूजन ऑफ द कुई लैंग्वेज इन द 8th schedule will provide help in the preservation of the language and propagation of the language, and it will it will save the culture, ठीक है। क्या मतलब हुआ कि यहां पे जो भी कल्चरल वैल्यूज हैं, जो भी कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं, उनको यहां पे सेव करने की बात की जा रही है, और इसीलिए कुई लैंग्वेज को 8वीं सूची में रखने की बात की जा रही है। क्लियर? आगे देखते हैं, टेक अ स्क्रीनशॉट जल्दी से। सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अबाउट संगम पीरियड एंड इट्स लिटरेचर। सो यहां पे इंपॉर्टेंट क्या हो गया? संगम पीरियड एंड लिटरेचर। ये मैं कोई रैंडम टॉपिक्स नहीं लेके आ रहा हूं, ये सारे के सारे आपके टॉपिक्स द हिंदू में दिए हुए हैं। अब न्यूज क्या है पर्टिकुलर वो मैं नहीं देखा हूं, मैं सीधे यहां से कंटेंट आपको लेकर आया हूं। क्लियर? नाउ कंटेंट क्या कहता है? कंटेंट कहता है अबाउट संगम पीरियड एंड इट्स लिटरेचर। सो संगम पीरियड और द संगम एज जो है, इट पर्टिकुलरली रेफर्स टू द थर्ड संगम पीरियड, which is the period in the ancient history of Tamil Nadu. Clear? Ancient history of Tamil Nadu, Kerala and parts of Sri Lanka. Clear? Now it spans from 6th century BCE to 3rd century CE. ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए, टाइमलाइन। सो 6th सेंचुरी से लेकर 3rd सेंचुरी तक यहाँ पे इस चीज को कहा जाता है कि इस दौरान संगम लिटरेचर फ्लरिश हुआ था। नाउ द तमिलनाडु टेक्स्ट बुक एंड एजुकेशन सर्विसेज कॉर्पोरेशन हैज पब्लिश्ड द कलेक्शन ऑफ 10 idlies called पट्टू पत्तू, वन ऑफ द अर्लिएस्ट संगम पोइट्री। अब एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट इज पट्टू पत्तू, पता होना चाहिए कि पट्टू पत्तू क्या होता है। सो पट्टू पत्तू इज व्हाट? इट इज द अर्लिएस्ट संगम पोएट्री। इट इज द अर्लिएस्ट संगम पोएट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड इट इज नोन एज द क्लासिकल एज, द पीरियड ऑफ क्लासिकल एज। देखिए कितने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पे निकल के आ रहे हैं, ठीक है। इट इज कॉल्ड द क्लासिकल एज। क्लियर? The Tamils analogous to the age of the classics in Greeks and Rome, ठीक है। द टर्म संगम, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कॉन्फ्लुएंस, मिलना, ठीक है। द टर्म संगम मीन्स कॉन्फ्लुएंस। क्लियर? आगे देखते हैं, ये आपका जीएस पेपर 1 में आ जाएगा, विच इज योर एंशियंट इंडिया, ठीक है।
नोट इट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज योर नेक्स्ट इज शेल्फ क्लाउड्स और आर्कस क्लाउड्स। ये बहुत न्यूज में रहा है। अच्छा, आप लोगों में से कोई अगर मनाली या फिर उत्तराखंड की तरफ जा रहा होगा या फिर वहां से कोई आ रहा होगा, सो आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पे ना बहुत सारे क्लाउड्स हैं, है ना। मतलब कि कैसे बताऊं, कोई अगर हाईवे की तरफ जा रहा होगा, सो वहां से ना इट सीम्स लाइक वहां से वेव आ रही है कोई, ठीक है, वहां से एक क्लाउड्स की वेव आ रही है। सो वो देखा गया है, उस चीज को कहा गया है शेल्फ क्लाउड। ये बहुत ज्यादा अभी इंस्टाग्राम पे वायरल भी हुआ था कुछ दिनों पहले, ठीक है। सो शेल्फ क्लाउड होते क्या हैं, पहले ये देखते हैं। बेसिकली ये एक गर्म और मॉइस्ट एयर होते हैं, ठीक है। यहां पे होता क्या है कि ये जो गर्म और मॉइस्ट एयर हैं ये ऊपर जाते हैं, ठीक है। लेट मी यूज सम अदर कलर। यहां पे ये जो वार्म एयर है ना, होता क्या है कि ये लैंड मास है, ठीक है, ये लैंड मास हो गया। लैंड मास के ऊपर जो भी गर्म हवा स्थित है, गर्म हवा क्या होती है, इट मूव्स अप, सबको पता है, ठीक है। सो जो वार्म एयर है वो जब ऊपर जाती है एंड इट कंडेंसेस, ये कंडेंस होती है, फिर क्या होता है, इट गिव्स अ लुक ऑफ दिस शार्प टाइप इमेज, ठीक है। और वहीं पे क्या होता है कि इट प्रेसिपिटेट्स एंड देन इट कूल्स डाउन। सो यहां पे आपका कूल विंड्स हैं और यहां पे आपकी हॉट विंड्स हैं। जब दोनों का यहां पे सर्कुलेशन होता है, देन वहां पे देखा जाता है कि एक वेव टाइप फॉर्मेशन बन जाता है, और उसी को बोलते हैं शेल्फ क्लाउड। इजी, क्लियर। ये बहुत देखा गया है। अभी 2-3 दिन पहले मैंने देखा था इंस्टाग्राम पे कि वहां पे एक वेव लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो गई थी हाईवे के ऊपर। जो लोग उत्तराखंड से आए थे वो लोग ने देखा था ये चीज, ठीक है। सो आगे देखते हैं कि ये चीज क्या है। सो शेल्फ क्लाउड क्या होते हैं, दीज आर दी वेज शेप्ड, these are the wedge shaped formations that appears on the leading edge of the storms। और ये कब होते हैं, ये तब होते हैं जब cold and dense air is forcefully driven into the warmer air। मैंने बताया था जैसे भी अभी कि जो cold air है, cold air अगर एकदम से वहां पे फोर्सफुली अगर जाए वार्मर एयर के पास, वार्मर एयर के पास, सो यहां पे एक डाउन ड्राफ्ट का यहां पे एक फॉर्मेशन हो जाता है कुछ इस प्रकार, ठीक है, कुछ इस प्रकार का, जैसे कि यहां पे क्लाउड्स हैं, ठीक है। सो ऐसे कुछ यहां पे फॉर्मेशन हो जाता है, यहां पे लैंड है, ये लैंड है। सो ऐसा कुछ फॉर्मेशन यहां पे हो जाता है। ये जो डाउन ड्राफ्ट है ना, ये कैसे बनता है, ये तब बनता है जब कोल्ड एयर वार्म एयर में जाके जब वहां पे कॉन्फ्लुएंस हो जाती है, तब ये डाउन ड्राफ्ट का यहां पे स्ट्रक्चर बनता है। क्लियर। नाउ फॉर्म कैसे होता है ये देखिएगा। जब शेल्फ क्लाउड होते हैं, जब वार्म मॉइस्ट एयर लिफ्ट होता है, ऊपर की ओर जाता है, ठीक है, और वहां पे जब ये कोल्ड फ्रंट से मिल जाता है तो जाके वहां पे ये चीज बनती है। और हम लोग जानते हैं कि जैसा कि वार्म एयर है, इट goes above, it rises, it cools down, it condenses and then it forms a cloud, ठीक है। और वही क्लाउड अगर जब जाके जो वार्मर एयर है उनमें जाके वो कॉन्फ्लुएंस हो जाए, दैट इट टेक्स अ शेप ऑफ डाउन ड्राफ्ट। सो दो इंपॉर्टेंट चीज यहां पे, पहली चीज कि अबाउट इट्स फॉर्मेशन, फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, व्हाट आर शेल्फ क्लाउड्स, शेल्फ क्लाउड क्या होते हैं ये पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है, क्लियर। सो आज के लिए इतना ही गाइस। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है सो गिव अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। वी विल मीट सून अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप ऑन रिवाइजिंग, कीप ऑन स्टडिंग। जय हिंद एंड टेक केयर।